हेलो बच्चों, आज हम आपको धारामापी के बारे में पढ़ाएंगे। धारामापी का इस्तेमाल किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति या अल्प धारा को नापने के लिए किया जाता है। तो धारामापी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। पहला धारामापी होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर धारामापी को अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब इसके अंदर जो कॉइल है वो घूमती है। मूविंग कॉइल, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है। पहला है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये वाला सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसे हिंदी में कहते हैं निलंबित धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। इसे कहते हैं कीलकित कुंडली धारामापी। दोनों की क्रियाविधि और सिद्धांत समान है। ये दोनों ही धारामापी आपके कोर्स में है। तो आप देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में है। यहाँ पर हम इसके बारे में, रचना के बारे में बात करते हैं दोनों की, फिर इसके सिद्धांत और क्रियाविधि आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर एक कुंडली बनाते हैं, जो लोहे की, नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। नर्म लोहे का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर, या जिसको हम एल्युमिनियम के फ्रेम में बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर तांबे के बहुत सारे तांबे के बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं। मतलब ऐसे ये मान लीजिए कि आपकी फ्रेम है और इसके ऊपर तांबे के कई फेरे लपेट देते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे एक फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। तो यहाँ पर जो देख रहे हो, ये इस तरह से जो हैं ये फेरे हैं, और इस पूरे सिस्टम को एक त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, मीन्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रखते हैं ये हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर ये आपका एक गोलीय आकृति बना रहा है, और ये आपका एस पोल है। ये नॉर्थ पोल और एस पोल का ये जो गोलीय आकृति है, इससे आपका त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बनकर तैयार होगा। यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इनकी त्रिज्या के रूप में निकलेंगी, मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो कॉइल का तल है, वो दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल का तल दोनों एक दूसरे के समानांतर है, मतलब कॉइल का जो तल है और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर है। या ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल के तल पर डाला गया जो लंब है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पूरी कुंडली को हम एक सिस्टम के द्वारा लटकाते हैं। तो इसमें यहाँ पर पहले इस को लटकाते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज पत्ती से। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पत्ती है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और इस पत्ती के बीच में एक समतल दर्पण लगा देते हैं। और यहाँ पर एक ये मरोड़ टोपी है, इसका यहाँ पर एक टर्मिनल दे देते हैं,
और दूसरा नीचे उसी फॉस्फर ब्रॉन्ज पत्ती को नीचे लाकर उसकी एक स्प्रिंग बना देते हैं जिसको टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। तब आप देखेंगे कि हमने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई कॉइल रखी हुई है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली की जो लंबाई वाली भुजाएं हैं उनके कारण एक बलयुग्म बन के तैयार होगा। उस बलयुग्म के कारण धारावाहिक कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमने लगती है। इस धारामापी का यही सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर ये बना के तैयार की गई है कि कोई भी धारावाहिक कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक उसकी जो लंबाई वाली भुजाएं उन पर बलयुग्म लगता है और उस बलयुग्म के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर इसको बनाया गया है। दूसरा बिल्कुल यही चीज है, यहां पर हमने कॉइल को लटकाया है फॉस्फर ब्रॉन्ज पत्ती के द्वारा। यहां पर हमने कॉइल जो है कॉइल को उसी तरीके से बनाया गया है जैसे यहां पर बनाया गया है। लोहे की क्रोड है उसको एल्युमिनियम के फ्रेम में बंद कर दिया है और उस पर तांबे के तारों को लपेट दिया गया है। तो उसमें 10, 20, 50 कितने भी फेरे हो सकते हैं। और उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ये कॉइल है कोई भी स्क्वायर टाइप की, उसका ऊपर वाला जो कहना चाहिए टॉप पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये आपका स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इसे रखा गया है। और ये यहाँ पर क्या है कि नीचे एक धुरी से जुड़ी रहती है। तो जब इस कॉइल के अंदर विद्युत धारा पहुंचती है या प्रवाहित होती है तो इस स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हमने आपको सिद्धांत बताया कि जब कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो बलयुग्म बन पैदा हो जाएगा कॉइल की लंबाई वाली भुजाओं पर और वो जो है उस बलयुग्म के कारण उसके अंदर घूमने लगेगी। तो उसी सिद्धांत पर इसको भी बनाया गया है। बस इसमें तार के द्वारा लटकी रहती है और इसमें एक नीचे धुरी बनी रहती है। उस धुरी पर ये टिकी रहती है जिसके कारण ये विद्युत धारा बहने पर तुरंत घूम जाती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे ही ये घूमने लगेगी। यहाँ पर पत्ती के लटकी रहती है तो जब ये कॉइल घूमेगी तो पत्ती भी घूमेगी और यहाँ पर ये धुरी पर फिक्स रहती है, मूवेबल रहती है। तो जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये उस पर घूमने लगती है और जैसे ये घूमती है इसके घूमने के साथ ही हमने एक संकेतक जोड़ दिया है, ये पैमाना है। जैसे ये घूमेगी कॉइल तो ये संकेतक भी घूमेगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है। 1 एम्पियर, ऐसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जितनी भी है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अल्प धारा नापने के लिए किया जाता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ इसलिए रखा जाता है कि कॉइल का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रहे। तो यहाँ पर सिद्धांत ये है कि कॉइल का तल और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों समानांतर हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रखी हुई है तो B चुंबकीय क्षेत्र B और तल के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। यह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो अगर हमने आपको पढ़ाया था कि जब इसके अंदर, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने जो इसका ये T1 टर्मिनल है और T2 टर्मिनल है। इस T1 टर्मिनल और T2 टर्मिनल के बीच में हम सर्किट को जोड़ देते हैं जिससे T1 से विद्युत धारा प्रवेश करती है और T2 से निकलती है। तो जब इस कॉइल के अंदर विद्युत धारा इस T1 के थ्रू पहुंचती है तो ये कॉइल जो है बलयुग्म के कारण मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगती है और ये जो दर्पण है इस पर लाइट अरेंजमेंट किया जाता है और इसका रिफ्लेक्टर जो है इस पैमाने पर गिरता है जिससे हम पता कर लेते हैं कि कितनी विद्युत धारा
बह रही है, तो उसे आप लाइट स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो जब इसके अंदर जब विद्युत धारा बहती है तो ये कॉइल घूमने लगती है। जब कॉइल घूमती है तो कॉइल के घूमने से ये जो पत्ती है, इस पत्ती में ऐंठन आने लगती है। तो कॉइल इधर घूमती है तो उसके साथ ही ऊपर वाली जो पत्ती है, ये वाली फॉस्फर ब्रॉन्ज की, ये भी घूमती है और इसके अंदर ऐंठन आने लगती है। और जैसे ही वहां तक पत्ती कॉइल जो घूमी, कॉइल के घूमने पर पत्ती भी घूमी, तो एक निश्चित जितनी करंट होती है उतनी कॉइल घूम जाती है। और उसके बाद नीचे वाली ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग उसे पुनः अपनी स्थिति में लौटाकर वापस ले आती है। जैसे कि आप कभी झूले पे झूले हो, तो झूले में जब मरोड़ दे देते हैं, ऐंठन दे देते हैं, तो एक निश्चित ऐंठन देने के बाद झूला पुनः अपनी जगह पर ही लौट कर आता है। तो इसके अंदर की जो ऐंठन लगती है पत्ती के अंदर, उसको वापस लौटा के लेके आती है ये स्प्रिंग, और फिर वो वहां पर आकर फिर रुक जाता है। तो जितनी करंट होती है उतनी नप जाती है, जितनी जहां तक संकेतक पहुंच जाता है। मान लो 1 एम्पियर की करंट के लिए वो 30 डिग्री का कोण घूमी और पुनः लौटकर फिर वो 0 पे आ जाती है। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो इसके डिफ्लेक्शन पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉइल का तल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समांतर है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो हमने आपको जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल जो घूम रही है उसके कारण लगने वाला जो टॉर्क है, टाउ बराबर NIAB, अगर आप cos थीटा वाला सूत्र लेंगे, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था, तो लेंगे आप cos 0 डिग्री, और साइन थीटा वाला लेंगे NIAB साइन 90 डिग्री। तब आप देखेंगे यहां से जो टाउ है वो NIAB इतना कॉइल पर बलाघूर्ण लगेगा। लेकिन पत्ती के अंदर जो ऐंठन लग रही है, ऐंठन आघूर्ण कह सकते हैं इसे, वैसे तो इसे रेस्टोरिंग फोर्स कपल बोलते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो ऐंठन आघूर्ण जो है वो इसके कोण पर, घूमने पर निर्भर करता है। तो ऐंठन आघूर्ण जो होता है ऐंठन आघूर्ण बराबर होता है C थीटा। हम ये कह सकते हैं कि एक रेडियन पर C एंगल घूम रही है, वहां मतलब C रेडियन एक पर घूम रही है, C रेडियन, इस और तो थीटा कोण घूम जाती है, मान लो 30 डिग्री घूम जाती है या 40 डिग्री घूम जाती है, तो उसको हमने थीटा मान लिया। तो थीटा पर कितनी घूमेगी, यहाँ पर जो C है, C को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। जो C है यहाँ पर वो आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। संतुलन की अवस्था में ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल पर बलाघूर्ण लग रहा है और ये पत्ती के अंदर ऐंठन आघूर्ण है। संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। संतुलन अवस्था में आप देखेंगे NIAB बराबर C थीटा, ये बराबर रहते हैं। तब आप यहां से देखेंगे I बराबर C बटे NAB गुणा थीटा। यहां पर ये जो है ये भी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं इसे। यहां पर आप देखेंगे यहां पर दो चीज निकल कर आती हैं। यहां पर एक होती है धारामापी की सुग्राह्यता, जिसे कहते हैं धारा सुग्राह्यता, और एक होती है वोल्टेज सुग्राह्यता। तो धारा सुग्राह्यता की हम यहां पर बात करें,
धारा सुग्राह्यता, या इसे आप कह सकते हैं करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जिससे हमें इस धारामापी के अंदर जो है करंट को नापने की कितनी शक्ति है, वो कितना नाप सकती है। तो धारा सुग्राह्यता जो होती है वो आई बटे थीटा के बराबर होती है। यहां पर देखेंगे आप, सॉरी, एंगल बटे आई, मतलब कितना करंट पर कितना एंगल वो घूमा, थीटा बट ओवर आई के बराबर होती है। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा ओवर आई निकालेंगे तो आपका एन ए बी बटे सी, ये धारामापी की सुग्राह्यता होती है। जो धारामापी की जो सुग्राह्यता है वो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी जो है, ये अगर हम इसे, ये प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ से धारामापी की सुग्राह्यता को एस मान लें तो ये प्रोपोर्शनल होती है एन के कुंडली के क्षेत्रफल के और चुंबकीय क्षेत्र के, और होती है एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंसिटिविटी है वो चार बातों पर निर्भर करती है। कॉइल के अंदर फेरों की संख्या पर, अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। यदि फेरे दोगुने कर दिए जाएंगे तो सेंसिटिविटी भी दुगनी हो जाएगी। क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाएगा तब भी सेंसिटिविटी दुगनी हो जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दुगनी कर दी जाएगी तब भी सेंसिटिविटी दुगनी हो जाएगी। लेकिन सी जो है, ऐंठन कांस्टेंट जो है, ऐंठन कांस्टेंट को अगर कम रखेंगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर फेरों की संख्या और क्षेत्रफल एक सीमा तक बढ़ाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि फिर कॉइल का जो है मास ज़्यादा हो जाता है, जिससे सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक सेंसिटिविटी और होती है, वो है वोल्टेज सुग्राह्यता। तो यहाँ पर पेपर में कई एक बार पूछा जाता है कि धारा सुग्राह्यता क्या होती है, तो उसके सूत्र में आप लिखें कि जो डिफ्लेक्शन और उसमें जो जिस धारा के लिए हम बना रहे हैं उस धारा का जो अनुपात होता है उसे हम धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं, जो कि फेरों पर और क्षेत्रफल पर कुंडली के और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। यहां पर हम वोल्टेज सुग्राह्यता की बात करें तो वोल्टेज सुग्राह्यता बराबर होती है थीटा बटे वोल्टेज। तब आप यहां पर देखेंगे ये थीटा, और यहां पर आप जानते हैं, या यहीं से देखें हम V = IR, तो यहां से V का मान क्या निकल कर आएगा, IR। तब आप देखेंगे यहां से थीटा, और I का ये वाला मान रख दें यहां से हम C थीटा बटे NAV, तो C थीटा बटे NAV, तो NAV ऊपर चला जाएगा NAB, और ये R, ये है आपकी वोल्टेज सुग्राह्यता या वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये वाली। यहां पर आप देखेंगे थीटा से थीटा कट गया, तब आप देखेंगे कि यहां पर जो ये सुग्राह्यता है ये आती है आपके NAB बटे CR। यहां पर वोल्टेज सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए हम फेरों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। फेरों की संख्या बढ़ाने से वोल्टेज सुग्राह्यता नहीं बढ़ती है। देखिए, अगर आपने फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या दुगना करने पर, फेरों की संख्या दुगना करने का मतलब है कि तांबे के तार की लंबाई को दुगना करना। तो फेरों की संख्या अगर दुगना करेंगे तो यहां पर प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पर ये जो N है और ये R है, ये बराबर अनुपात में बढ़ेंगे।
जिससे जो है वोल्टेज सुग्राह्यता नहीं बढ़ेगी। तो वोल्टेज सुग्राह्यता में फेरों को बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल धारा सुग्राह्यता में ही फेरों को बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता बढ़ती है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी टर्न्स के या फेरों के बढ़ाने पर नहीं बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि वोल्टेज अगर हम फेरों की संख्या को दोगुना कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी रहेगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि एन के बढ़ने पर आर भी बढ़ रहा है उसी अनुपात में। तो यहाँ पर मैंने आपको, ये पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एक बार आया है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो पार्ट होते हैं इसके, सस्पेंडेड कॉइल और पिवोटेड। इनका जो रचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया विधि है और सिद्धांत है वो एक ही है। और सिद्धांत इसका केवल क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही कुंडली रहती है तो उस पर लंबाई की भुजाओं पर एक बलयुंग लगता है, जिसके कारण वह घूमने लगती है। उसी सिद्धांत के आधार पर इसको बनाया गया है। यहाँ पर तार में ऐंठन लगती है, उसको दिखाया गया है, और यहाँ पर ये धुरी पर एंगल घूम रही है, उसको दिखाया गया है। दोनों चीज एक ही क्रिया विधि, एक ही सिद्धांत है। पेपर में अक्सर आता है कि धारामापी का सिद्धांत, क्रिया विधि और रचना का वर्णन कीजिए। तो ये इसका सिद्धांत है, ये इनकी रचना है, क्रिया विधि मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में धारामापी को आमीटर और वोल्टमीटर में बदलना सिखाएंगे।